अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी बेसिकली किसी भी बॉडी की कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो फॉरेन पार्टिकल को पहचानता है जो बॉडी में एंटर हुआ है, और फिर सेल और सेल प्रोडक्ट की हेल्प से उस पार्टिकल को रिमूव करता है बड़ी इफेक्टिवनेस और स्पीड के साथ। ये है जी इम्यूनिटी, यानी कि आर्मी वाला काम करती है। ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसको पहचाना और उसको वहां से रिमूव करना है बॉडी से। ठीक है, बॉडी की आर्मी समझ सकते हैं आप इसको। अब ये जो आर्मी ने काम करना है ये दो तरह के हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिफेंस है और एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। सबसे पहले हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की बात कर लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है, इसको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्पेसिफिक डिफेंस होता है ना, वो जैसी एंटीजन अटैक करती है ना, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक है ना, ये एक जनरल रिस्पॉन्स होता है सारे माइक्रोब्स को लेकर। अब वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपकी जिल्द है, अगर उसकी पीएच 3 से 5 रह रही है और वो जर्म्स को ब्लॉक कर रही है, तो वो किसी एक जर्म के लिए तो नहीं कर रही, वो उसका जनरल ओवरऑल उसकी तरफ से रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन स्पेसिफिक जो डिफेंस है, जिसको हम जनरल रिस्पॉन्स कह रहे हैं, अब इसके अंदर चार आगे कैटेगरीज है। उसमें नंबर 1 है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बच्चों अगर हम बात करें, तो जो स्किन है ये बैक्टीरिया और वायरस के लिए बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। और दूसरी चीज म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो आपकी जो निजाम हाजमे का निजाम है, जो आपका सांस लेने का निजाम है, इन दोनों के केस में म्यूकस की लाइनिंग मौजूद होती है। क्या होती है बच्चों? म्यूकस की लाइनिंग मौजूद होती है, जो कि जर्म्स के लिए बैरियर के तौर पर काम करती है। ठीक हो गया। और स्किन जो है, उसके अलावा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिलकर इस तरह केमिकल डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। अब उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, स्किन के पास ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आप अक्सर एंटी जो है ना, वो ऑयल प्रोडक्ट यूज करते हैं स्किन से ऑयल रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि स्किन जो है वो आपकी ऑयल पैदा करती है, स्वेट पैदा करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जिल्द की जो पीएच है ना बच्चों, वो 3 से 5 हो जाती है। उससे क्या होता है, वो एसिडिक हो जाती है, तेजाबी किस्म की हो जाती है। तो फिर वो जब एसिडिक होगी, तो वो किसी भी अटैक करने वाले माइक्रोब के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट तो नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह जो है ना, वो एक आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाती है। और दूसरी चीज की अगर हम बात करें स्लाइवा और म्यूकस सिक्रेशन की, इनके पास लाइसोसोम होते हैं, यानी कि उनके पास एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन होती हैं। ठीक है, तो वो जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो अटैक करता है बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉय, खात्मा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है आपके स्टमक में पैदा होता है जब आप कोई फूड खाते हैं, उसके अंदर माइक्रोब कोई प्रेजेंट है, तो उसको, क्योंकि वो एसिडिटी है, तो उसको क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपकी स्किन का रिस्पॉन्स। अब दूसरा जो है ना, वो है जी आपका फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। अब फैगोसाइटोसिस, सबसे पहले तो बताना चाहिए ना कि फैगोसाइटोसिस क्या है। ठीक है, तो ये जो इंजेस्ट करते हैं, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब वो जो इन्वेडिंग पार्टिकल्स हैं, अब वो जो इन्वेडिंग पार्टिकल्स हैं, सर्टेन टाइप्स, एक्सक्यूज मी, बंद करने वाला जो इन्वेडिंग पार्टिकल्स हैं, ये सर्टेन टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो वो कौन कौन से, उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ना बच्चों, वो है जी आपके न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो है ना, ये आपके खून का 60 से ब्लड सेल्स का 60 to 70% होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू में एंटर होंगे और अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, अमीबा लाइक मूवमेंट, पता है वो फॉल्स फूड बनाता है अमीबा, और उसके थ्रू आप वो ड्राइंग में यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें, मुझे भूल गया डायग्राम ऐड करना, तो आप लोग जो है ना वो इसमें डायग्राम जरूर ऐड करें। ठीक है, स्केच करके। तो इसके अंदर क्या है कि जो न्यूट्रोफिल है, वो एंटर होगा इन्फेक्टेड टिश्यू में अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू, और वहां जाके माइक्रोब का खात्मा कर देगा। और उसके अंदर ये होता है कि फिर उसके बाद ये खुद को भी खत्म कर देता है। ठीक है, खुद को खत्म करेगा तो इस बेचारे की खुद की भी लाइफ जो है वो थोड़ी देर की होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू डेज की खुद की भी लाइफ होती है। अब सेकंड जो कैटेगरी है, इसकी है जी मोनोसाइट। अब मोनोसाइट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि मोनोसाइट ये कितना होता है। ये 5% होता है आपके ब्लड सेल का, और मिच्योर होने के कुछ देर के बाद ये खून में सर्कुलेट करेगा, फिर वहां टिश्यू में चला जाएगा, टिश्यू में जाके ये बड़ा जीन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मैक्रोफेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? मैक्रोफेज बन जाएगा, जो कि लार्जेस्ट लॉन्ग लिविंग फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है, ये अपने स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया पता है ना बच्चों आपको, फॉल्स फूट होते हैं, तो ये जो है अपने फॉल्स फूड जो है उनको एक्सटेंड करेगा, उनके थ्रू से ये क्या करेगा, उनके हेल्प से ये सेल के अंदर माइक्रोब को खींचेगा, और उसको फिर क्या करेगा, अपने इंजाइम की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, उसके अलावा ना वो नीचे कहता है कि कुछ जो है ना आपके मैक्रोफेज, वो कैसे होते हैं, वो परमानेंट उनकी लाइफ होती है। ठीक है, वो परमानेंटली ऑर्गन्स में कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो फिफड़ों के अंदर है, वो है जी एल्व्यूलर मैक्रोफेज। ठीक है, आपको पता है हमारी जो लिवर की सरफेस होती है,
वहाँ पे जो लीवर की हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम रिसेंटली पढ़ा था, उसमें आपको याद हो तो ब्रोंकोस, ब्रोंक्यूल्स और एंड पे एल्विलाई होते हैं, तो उसके रेफरेंस से एल्विलाई के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेज। ठीक है, उसके अलावा ये लीवर में कपर सेल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेज। ठीक है, और यानी कि ये जो है ना कुछ जगहों पे फिक्स्ड होते हैं ये मैक्रोफेज। ठीक है जी, तो ये थी मोनोसाइट की हमने बात कर ली। अब इओसिनोफिल की बात कर लेते हैं। इओसिनोफिल जो है ना ये खून के व्हाइट सेल्स का जस्ट 1.5% होते हैं। इनकी जो फेगोसाइट की एक्टिविटी है ना वो भी जरा लिमिटेड सी होती है, और ये इनके पास ना जो साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्यूल दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके अंदर इनके पास डिस्ट्रक्टिव इंजाइम होते हैं, और उस इंजाइम के थ्रू ये क्या करते हैं, किसी भी पैरासाइट जो इन्वेट कर रहा है, जहाँ जो वर्म है उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये थी हमारी दूसरी, हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ी है डब्ल्यूबीसीज की। अब तीसरी चीज जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के तौर पे काम करती है वो है जी आपकी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है ना ये भी दो तरह की होती है। कैसी होती है बच्चों? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो है ये भी दो तरह की होती हैं। जो कॉम्प्लीमेंट वाली है ना इसमें तकरीबन 20 प्रोटीन शामिल है। कितनी प्रोटीन है? ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन है। ये क्या करती है? लाइसिस के थ्रू डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, और आप नोट, एक तो हमने कहा ना कि दो तरह के डिफेंस सिस्टम है, एक स्पेसिफिक है और एक नॉन स्पेसिफिक है। अभी तो हम नॉन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के अंदर भी काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद दूसरी जो हमने एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन की एक टाइप पढ़ ली कॉम्प्लीमेंट वाली जिसमें 20 प्रोटीन थी, और दूसरी है इंटरफेरोन वाली। अब ये जो इंटरफेरोन वाली है ना ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, ये दूसरे सेल में जाके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं वायरस अटैक के खिलाफ। अब इनको पैदा किया जा सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, हम यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको पैदा किया जा सकता है, और हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस और कैंसर वगैरह के खिलाफ जो है ना ये काम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कोल्ड और फ्लू जो है उसके अंदर भी ये बड़े हेल्पफुल होते हैं इंटरफेरोन जो है। ठीक है, दो तरह की हमने प्रोटीन पढ़ी है ना। उसमें जो चौथी चीज है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर वो कौन सी है? अच्छा बच्चों, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में चौथी चीज है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जब अगर कहीं पे चोट लग जाए, कहीं पे चोट लग जाए तो उसके अंदर क्या सिनेरियो होता है? अगर कोई टिश्यू पे कहीं पे फिजिकल इंजरी हो गई है, ठीक है बच्चों, क्या हो गई है? फिजिकल इंजरी, तो वहां पे टिश्यू जो रिस्पॉन्स शो करेगा उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे ना एक आप देखें कितनी हमारी बॉडी के अंदर कितनी ही ज्यादा जगहों पे कैसे डिफरेंट फंक्शन चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ना हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम खुद किसी दुनिया में रह रहे हैं और हमारे अंदर बहुत सी दुनियाएं मौजूद हैं। ऐसी कभी वाइब आती है बच्चों आपको? कैसे सिस्टम चल रहे हैं, कैसी छोटी छोटी मशीन चल रही है माइक्रो लेवल के ऊपर, इंसान हैरान हो जाता है। नेचर ने इतनी खूबसूरती से इंसान को डिजाइन किया है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इसमें भी कुछ सीरीज होती हैं, स्टेप होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें क्या होता है, जो है ना जी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कैसे होता है? केमिकल सिग्नल्स के थ्रू स्टार्ट होता है। जो हिस्टामाइन है उसको रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है हिस्टामाइन को? हिस्टामाइन को जी रिलीज करती है बेसोफिल और मैस्ट सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो खून की छोटी छोटी नालियां ना उस चोट के गिर्द वो फैल जाएंगी। वो फैलेंगी क्यों? ताकि ब्लड की सप्लाई बढ़ सके। तो ब्लड की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा वहां पे, उसके बाद वहां पे ना स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी वो चोट वाले एरिया में और स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ? हिस्टामाइन के थ्रू। उसको किसने रिलीज किया? बेसोफिल और मेस्ट सेल ने। मास्ट सेल्स ने जो है ना वो इसको सीक्रेट किया और उनके थ्रू वेसोडाइलेशन हुई। अब कुछ डब्ल्यूबीसी जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे। वो क्या काम करेंगे आगे से? वो जो है ना वो जनाब आके वहां पे उस स्वोलन एरिया का, वहां पे जो एडिमा हुआ है, जो फूला हुआ एरिया चोट के गिर्द, वहां पे दर्जा हरारत बढ़ा देंगे। उसके अलावा हाँ कुछ फेगोसाइटिक सेल आएंगे। वो हमने पता है फेगोसाइटोसिस पढ़ी है पीछे, जिसमें हम देख सकते हैं कि माइक्रोब को किल करते हैं। तो कुछ डब्ल्यूबीसी आएंगे वो आके फेगोसाइटोसिस करेंगे, यानी कि माइक्रोब्स को किल करेंगे। कुछ पायरोजेन डब्ल्यूबीसी रिलीज करेगा। वो पायरोजेन क्या करेंगे? वो जनाब जाके हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे और कहेंगे भाई तुम पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, इस तरह ये चार तरह के जो है ना वो रिस्पॉन्सेज हैं जिनको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम स्पेसिफिक डिफेंस की तरफ चलते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। इसके अंदर भी जो है ना लिम्फोसाइट है और एंटीबॉडीज है। क्या है बच्चों स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर? लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज। सबसे पहले हम लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। लिम्फोसाइट जो है ना सॉरी नीचे चला गया। अब लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें
लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये जनाब फाइटिंग करेंगे। सबसे पहले तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो बाहर से बंदा आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके साथ फाइट करेंगे और एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो रिस्पॉन्स जिसमें लिम्फोसाइट जाके डायरेक्टली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। टी सेल ना, अब जहन में आता है जब टी लिम्फोसाइट है, इनको टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों टी थाइमस ग्लैंड में इनकी प्रोडक्शन होती है, थाइमस ग्लैंड में टी से, उसके रेफरेंस को क्या बोलते हैं? टी सेल बोलते हैं। उसके बाद ये दूसरे हैं जी लिम्फोसाइट्स, हमने कहा दो तरह के हैं, कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट के क्या फीचर्स हैं? अब जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये भी बाहर से आने वाले किसी भी एंटीजन को पहचानेगा। हम ये बी लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाला ये वाला। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने इस पर टिक करवा देते हैं, ठीक है। हाँ जी जी, बी लिम्फोसाइट पे हम आ गए। ये क्या करेंगे? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद ये प्लाज्मा सेल का एक क्लोन तैयार करेंगे। वो क्लोन क्या करेगा बच्चों? वो एंटीबॉडी बनाएगा जो कि ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू में खारिज कर दी जाएगी, वहां पे रिलीज कर दी जाएगी। वो जाके क्या करेगी? वो जो बैक्टीरिया जो बॉडी में एंटर हुआ है, वो जाके उसकी फैगोसाइटोसिस को स्पीड अप कर देंगे, ठीक है, ताकि जो किलिंग जो है उसको स्पीड अप किया जा सके। अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं? टॉक्सिन पैदा करते हैं। तो जो एंटीबॉडी है ना, वो कहती है हाँ भाई मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूंगी, वो भी आगे से एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। अब उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, उसने एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस किया, बदले में क्या होगा? रिस्पॉन्स न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा बच्चों, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, तो वो कह रहा है कि लोगों की ना जो वैक्सीनेशन होती है अगेंस्ट एंटीजन, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज के एंटीजन के अगेंस्ट लोगों की वैक्सीनेशन की जाती है। मतलब पोलियो हो गया, मीजल्स, मम्प वगैरह, इनके आपको पता है अक्सर वैक्सीनेशन करवाई जाती है। खासकर पोलियो की तो आपने अपने दौर में सुनी होगी, ठीक है। पोलियो के खतरे तो आम है ना, पाकिस्तान में अक्सर पोलियो के खतरों की मुहिम जारी है जी, फिलहाल मुहिम जारी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा वैक्सीनेशन कराई जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी में ना जो नॉन वायलेंट जो है ना उसको ऐड कराया जाता है, यानी कि आप समझ लें कि बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडी तैयार कर लेती है उस एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसका क्या फायदा होता है कि वो उस स्पेसिफिक डिजीज को लेके बॉडी इम्यून हो जाती है, ठीक है। फ्यूचर में अगर वो उसका डेड वायरस फर्स्ट करें ऐड किया है, ठीक है, तो बॉडी उसको पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है, उसके खिलाफ डाटा तैयार कर लेती है। जब ऐसा एक्टिव वायरस अटैक करेगा तो उसको पता होगा मैंने इसको कैसे उड़ाना है, ठीक है, वो उसकी वायरस उड़ा देगी जनाब उसको, ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट तक पहुंच गए हम लोग। दूसरी चीज हमारे पास क्या थी? एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडीज है ना, ये खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। ये वर्टिब्रेट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के रिस्पॉन्स में। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि उसको किल किया जा सके, ठीक है जी। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो ये जनाब जो एंटीबॉडी है ना, ये आर्मी एक्टिव हो जाएगी कि हाँ भाई आओ किसकी टांगें तोड़नी है, ठीक है जी। तो एंटीजन और को ना इम्यूनोजेन भी कहते हैं बच्चों, एंटीजन को इम्यूनोजेन भी कहते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो एंटर हुआ है जिसकी वजह से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही है। अब एंटीबॉडी करती क्या है जनाब? वो जाके ना उसको पैरालाइज कर देगी, टांगे शांगे तोड़ के उसको व्हील चेयर पर डाल देगी। उसके बाद क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अच्छा, हमने पहले बात की थी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी का जो है ना रिस्पॉन्स वो स्पेसिफिक होता है एंटीजन को लेके, जैसे कि एंटीजन वैसे की एंटीबॉडी, ठीक है। और इनको पैदा कौन करता है? इनको बी लिम्फोसाइट तैयार करता है। इनको कौन पैदा करता है? कौन इनको सिंथेसाइज करता है बच्चों? इनको बी लिम्फोसाइट बनाता है। अब अगर हम बात करें कि एंटीबॉडी का नक्शा कैसा होता है, ठीक है, दिखने में कैसी होती है, कैसे पहचाने भाई इसको, ठीक है। यहाँ पे ना ऊपर इसकी डायग्राम बनी हुई है, हाँ जी। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? 4 चेन नजर आ रही है, 1 2 3 4, कितनी बच्चों? 4 चेन्स है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर 4 चेन्स हैं और उन 4 चेन में 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन। दोनों जो लाइट चेन है वो एक जैसी है और जो 2 हैवी चेन है वो एक जैसी है, ठीक है जी। तो इसे लिखा होगा नीचे 2 लाइट चेन आइडेंटिकल है और हैवी चेन भी आइडेंटिकल है। और ये कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ? डाई सल्फाइड लिंकेज के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों जुड़ी हुई है? यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, डाइसल्फाइड के थ्रू जुड़ी हुई है। और हर चेन के अंदर 2 पार्ट है, कौन कौन सा? एक वेरिएबल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है और एक कांस्टेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय V ड्यू टू इट स्टार्ट विद V एंड द कांस्टेंट अमाइनो एसिड इज रिटन विद रिप्रेजेंटेड विद द C because it starts with because the constant word constant start with the C to represent that, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है ना वो हमने एंटीबॉडी का नक्शा देखा, उसमें आप ये वाली तस्वीर भी बना दे, बताएं कि जो 2 चेन है, 2 लाइट वाली है जनाब, 2 हैवी वाली हैं, वो आइडेंटिकल हैं जी, उनके अंदर 2 पार्ट्स हैं, उनके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज है, इसको आप बना दें, ठीक है बच्चों।
अच्छा प्यारे बच्चों, ये हम लास्ट पे पहुंच गए, इम्यूनिटी के लास्ट पे। उसमें हम बताएंगे कि जो इम्यूनिटी की टाइप्स है ना, वो दो तरह की हैं। एक जनाब एक्टिव इम्यूनिटी है आपकी, और एक है जी पैसिव इम्यूनिटी। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फ़र्क क्या है? अब है ना जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, इस मिसाल के तौर पे वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह लें कि कोई एंटीजन हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ताकि बॉडी उस एंटी जो है ना वो एंटीबॉडी तैयार करे उस खास एंटीजन के लिए। अगर कोई बीमारी फैलती है ना, डिजीज फैलती है, तो इस तरह की हम चीज़ें तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितना वैक्सीन आपको हमने पोलियो अभी पीछे पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना कि दो तरह की हैं जी, एक एक्टिव है जी, एक पैसिव है। एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, जरा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें वैक्सीन के अंदर नॉन वायलेंट, यानी कि वो असल में जाके या फिर उस वायरस का म्यूटेंट भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी को, ताकि बॉडी को तैयार कर सके कि भाई अगर पोलियो जैसी किसी, अल्लाह माफ करे, इस तरह की कोई खतरनाक बीमारी से, कोरोना की वैक्सीन आई थी है बच्चों, अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो बचना कैसे है। ठीक है जी। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है की भी दो तरह की है, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। आर्टिफिशियल वाली कैसी है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर कोई भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एंटीजन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। और नेचुरल इंड्यूस क्या है कि अगर एक बंदे को कोई बीमारी हुई, मिसाल के तौर पे किसी बंदे को कोरोना हुआ है और वो उस बीमारी से सर्वाइव कर गया, ठीक है, बीमार हुआ, बिस्तर पे रहा, परेशानी रही, लेकिन बॉडी सर्वाइव कर गई। अगर बॉडी सर्वाइव कर गई, दोबारा अगर कोरोना आया, वैसी तैसी फेर देनी बॉडी ने उसकी। ठीक है, क्योंकि बॉडी के पास आर्मी है उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। ठीक है, कोरोना के स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उसके पास आर्मी है, वो उसने टिश्यू कर देना उसको। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो है ना वो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी आ गई है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि इसके अंदर जिस तरह हम इंजेक्शन देते हैं किसी भी बीमारी को लेके, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंजेक्शन दिया जाता है उस खास एंटीबॉडी का, क्योंकि बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती। उसमें ये है ना कि इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी के पास टाइम नहीं है, इन्फेक्शन सेल को हुआ पड़ा है, बॉडी बेचारी के पास टाइम नहीं है कि भाई वो जाके उसको उसके लिए ना वो तैयार करे, माल शाल तैयार करे, उसको अटैक करे, उसको जाके अपनी आर्मी को प्रिपेयर करे। तो इसके अंदर फिर क्या है कि हम लोग एंटी सीरा की सूरत में इस बंदे को इंजेक्शन देते हैं, जिसको पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें उस एंटी जो वो जो सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडी है उसको एंटी सीरा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं पर्सन को, ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डिवेलप हो उस खास बीमारी के लिए। ठीक है जी, तो पर्सन सर्वाइव कर जाता है, लेकिन दोबारा उसकी बॉडी उसको बना नहीं सकती, क्योंकि देखिए अब उसको फौरी तौर पे, अब इसका जो इफेक्ट होता है ना पैसिव इम्यूनिटी का, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब वो कोरोना वाला जो हमने इंट्रोड्यूस कराया आर्टिफिशियली, ठीक है, अब वो बंदे को हमने डेड वायलेंट दिया, बॉडी ने तैयार कर लिया, ठीक है, हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। इसके अंदर क्या है, दिमाग का इस्तेमाल तो खैर दोनों में ही है। ठीक है, यानी कि वहां पे बॉडी को जोर लगाना पड़ा। ठीक है, उसको वर्क करना पड़ा, सेल्स को आर्मी तैयार करनी पड़ी, क्योंकि डेड वायलेंट आया था, हम कोई सपोर्ट नहीं दे रहे थे उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोर्ट दे दी उसको, पैसिव इम्यूनिटी दे दी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो एंटीबॉडी यूज होती रहेगी, कम हो जाएगी। अब बॉडी को ये है कि भाई बाहर से पैसिव इम्यूनिटी आ गई है, बाहर से जो है ना वो इस बंदे को एंटीजन को मारने के लिए आर्मी आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ जी जनाब आर्मी तैयार नहीं करता, वो जनाब ढीला पड़ जाता है। तो बदले में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो जो एंटीबॉडी इंजेक्ट की थी उसका लेवल कम हो जाता है, बॉडी को तैयार नहीं कर सकती, बॉडी में वो नहीं रहती, वो दोबारा चाहिए होती है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी के इसलिए इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ा, इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात समझ ना आए तो प्यारे बच्चों आपने पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो। बाकी टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज। बल्कि ये तो आपका लास्ट लेक्चर नहीं था। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।